टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम करते हैं कि एक स्पून लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और वो पानी जो है ज़मीन पर गिरा देते हैं। उस पानी को मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी साफ़ नहीं करना। तो अगर आप हाफ एन आवर बाद आकर देखोगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पानी के साथ क्या हुआ होगा? या तो वो पानी पूरा गायब हो चुका होगा या एटलीस्ट वो अपनी क्वांटिटी के अंदर कम हो गया होगा। अब वो क्यों होता है? अब मैं आपसे पूछूं भाई वो पानी कहाँ गया, तो आप कहोगे भाई वो पानी तो जो था वो सूख गया है। अब जो हिंदी में मेरा था कि भाई वो पानी सूख गया है, वही मेरे साइंस के अंदर टर्म बनाती है कि वो पानी जो था वो इवेपोरेट हो चुका है। अब नाउ व्हाट डज एग्जैक्टली इवेपोरेशन मीन? जब भी कोई लिक्विड, दैट इज मेरे केस के अंदर वाटर था, वो कन्वर्ट होता है उसकी गैसियस स्टेट के अंदर, बट एक कंडीशन में कि वो जो टेम्परेचर था दैट शुड बी बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो मेरी कहलाती है इवेपोरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वाज 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने रूम के अंदर बैठ के जब वो पानी गिराया था ज़मीन पर, तो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो प्रोवाइड ही नहीं करा था, फिर भी मेरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस था वो कहलाती है इवेपोरेशन। तो यहाँ से मुझे इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या मिल गई? द प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब वही इवेपोरेशन है जो जिससे हमारे गीले कपड़े सूखते हैं, उस कपड़े के अंदर से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। या फिर अगर बारिश हुई है, रोड पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ है, तो शाम तक या अगले दिन तक हम देखते हैं कि वो पानी गायब हो चुका होता है। वो गायब होने का क्या मतलब था? भाई वो पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया। या फिर हमारी सी वाटर के अंदर से हम लोग कॉमन सॉल्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन, राइट। तो ये तो मुझे पता चल गया भाई इवेपोरेशन नाम की एक चीज़ होती है जो कि क्या काम करती है, वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देती है। पर एक चीज़ और हमने पढ़ी थी लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करने की, उसका नाम था बॉइलिंग, राइट। बॉइलिंग की डेफिनेशन भी जब आपने पढ़ी होगी तो बॉइलिंग में भी कुछ इसी तरीके का था कि भाई लिक्विड जो था वो गैस में कन्वर्ट हो जाता था। अगर आपने बॉइलिंग ढंग से पढ़ रखी है तो बॉइलिंग में या बॉइलिंग पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होता था, जो मेरे लिक्विड्स हैं जिनके एटम्स जो है थोड़े लूजली पैक्ड है, राइट, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर था, वो जो हीट की एनर्जी थी, वो क्या काम करती है बॉइलिंग के टाइम पर कि वो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक कर देती है, राइट। फिर क्या होता है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो मेरे जितने भी एटम्स थे लिक्विड के, अब वो थोड़े से फ्रीली पैक्ड हो गए। फ्रीली पैक्ड का मतलब क्या हुआ कि वो कन्वर्ट हो गए हैं गैस में। तो भाई बॉइलिंग के टाइम पे तो समझ आता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या होता है कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट इवेपोरेशन के केस में तो मैंने वो हीट एनर्जी अभी तक प्रोवाइड ही नहीं करी है, तो एग्जैक्टली इवेपोरेशन क्यों टेक प्लेस करता है? तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये हो गया कि इवेपोरेशन के टाइम पे बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी कैसे हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये बनता है, यार इवेपोरेशन क्या किसी चीज़ पर डिपेंड करती है? क्या मैं ऐसी कोई कंडीशन प्रोवाइड कर सकती हूँ कि मैं चाहूँ कि यार इवेपोरेशन बढ़ जाए, मेरा पानी जल्दी से सूख जाए, या फिर मेरी इवेपोरेशन कम हो जाए क्योंकि किसी रीज़न से मुझे वो पानी चाहिए था? तो क्या क्वेश्चन बनता है कि भाई इवेपोरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्या हो गया, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो यही कुछ क्वेश्चंस है एग्जैक्टली जो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत डिटेल के अंदर मैं आपको इवेपोरेशन समझाने वाली हूँ, उसके इफेक्ट समझाने वाली हूँ, उसके फैक्टर्स समझाने वाली हूँ, और एग्जैक्टली इवेपोरेशन के टाइम पर क्या होता है। हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस, आई एम हिमांशी दास, और आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन। तो सबसे पहले तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि भाई बिना बॉइलिंग पॉइंट के भी इवेपोरेशन के केस में मेरी लिक्विड जो होती है वो गैस में कन्वर्ट कैसे हो जाती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। होप आपने क्लास 9 के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, दैट वाज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या होती है, आई होप आपको पता हो, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, हम अभी बता देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता है द हीट सप्लाइड या हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 kg ऑफ लिक्विड टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट। अगर 1 किलो मेरा लिक्विड है तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी टेम्परेचर लगेगा, जितनी भी हीट एनर्जी लगेगी, वो कहलाती थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इवेपोरेशन में कैसे काम करती है, राइट। अब सीधी सी बात है भाई, इवेपोरेशन क्या होता था कि हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एम आई राइट। अब मुझे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ने ये बता दिया भाई हर तरह के लिक्विड की एक पर्टिकुलर हीट रिक्वायर्ड होती है उसको गैस में कन्वर्ट करने की। अब अगर मैं बात करूँ, मैंने याद करो बोला था कि सिर्फ और सिर्फ 1 स्पून ऑफ वाटर की बात करी थी हमने, दैट इज़ 1 किलो से बहुत 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 कम हुआ वो, राइट। और जो भी मेरा रूम टेम्परेचर था उस रूम टेम्परेचर के ऊपर भी तो अंदर भी तो कोई ना कोई टेम्परेचर था, दैट मीन्स कोई ना कोई हीट प्रोवाइडेड थी। तो जितनी भी हीट मेरे रूम टेम्परेचर में थी या जिस भी आपने टेम्परेचर के अंदर उसको रखा था बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसने क्या काम करा कि वो उसने 1 स्पून ऑफ वाटर को भी इवेपोरेट करना स्टार्ट कर दिया। काम वही हो रहा है कि वो जो रूम टेम्परेचर की हीट थी उसने हमारे लिक्विड के एटम्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करा और उसको लूजली पैक्ड करा दिया, राइट। तो बॉइलिंग तो होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पर हर तरह का लिक्विड प्रॉपरली जो होगा वो वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। बट किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए उसकी मिनिमम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ वाटर के केस में वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा रूम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कर देता है, जो कि हमारा काम करता है इवेपोरेशन का। तो आई गेस आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्यों इवेपोरेशन के अंदर भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है? क्योंकि हमारा जो रूम टेम्परेचर था या जो भी टेम्परेचर था बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसने क्या करा, उसने एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्रोवाइड करी हमारे थोड़े से क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को और उसको गैस में कन्वर्ट करवा दिया। अपने सेकंड डाउट के ऊपर, क्या इवेपोरेशन किसी पर डिपेंड करती है? क्या मैं चाहूँ तो अपने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने की स्पीड को बढ़ा या फिर घटा सकती हूँ? तो आंसर इज डेफिनेटली येस। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है, या वो फैक्टर्स बोलूँ तो इवेपोरेशन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं। बट क्वेश्चन मेरा ये आता है, कोई भी फैक्टर डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो भी फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, फॉर सपोज XYZ मेरी कंडीशन है, उस XYZ कंडीशन को बनाएंगे तो मेरी इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। ये होती है बच्चों की स्टेटमेंट, जबकि उसमें गलती क्या होती है, बड़ी छोटी सी गलती होती है कि हमारी इवेपोरेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है, हमारी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ इवेपोरेशन को अगर कॉमन सी लैंग्वेज में समझाना चाहो तो भाई इवेपोरेशन कितनी स्पीड से हो रही है। अगर तो बहुत जल्दी जल्दी पानी इवेपोरेट हो रहा है या लिक्विड इवेपोरेट होता है, दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ वेरी हाई। अगर बहुत स्लो मेरा इवेपोरेशन हो रही है, पानी मेरा गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ वेरी लो। तो जब भी मैं बात करूँगी क्या अफेक्ट करते हैं मेरे फैक्टर्स, तो मैं बात करूँगी कि वो अफेक्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इवेपोरेशन को। क्लियर है इतना? तो अब पहले अपने फैक्टर के ऊपर आते हैं। पहला फैक्टर जिसके ऊपर मेरी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है, दैट इज़ टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर कैसे करता है, पहले तो एक कॉमन सा एग्जांपल देखो जो कि आपने भी नोटिस करा होगा। जिस दिन धूप होती है उस दिन हमारे कपड़े जो होते हैं, गीले कपड़े, वो बहुत जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। वहीं अगर बात करो जिस दिन ज़्यादा शाम हो जाती है या फिर छाया हो जाती है, उस दिन हमारे कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूख पाते हैं। रीज़न, क्योंकि जब धूप होती है दैट मीन्स सनलाइट ज़्यादा होती है, दैट मीन्स हीट ज़्यादा होती है, दैट मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जब मेरा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो जाता है। कॉमन सेंस, राइट। अगर गीले कपड़े मैं धूप में सुखाऊंगी तो वो जल्दी सूखेंगे रादर देन अगर मैं उसको छाया में सुखा दूंगी। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। कैसे? कि मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज, अगर घटाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज। फर्स्ट चीज़ समझ आ गई। दूसरी बात करते हैं, हमारा जो भी कंटेनर है जिसके अंदर हमने लिक्विड रखा हुआ है या उस पर प्लेस्ड है, उसके सरफेस एरिया के ऊपर भी मेरी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लेती हूँ और उसको पानी से फिल कर देती हूँ और वहीं मैं एक पेट्री डिश लेती हूँ, चाइना डिश लेती हूँ, उसको भी पानी से फिल कर देती हूँ, तो कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा वाटर जो होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा? द आंसर इज जो हमारा सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा है, दैट मीन्स मेरी जो भी पेट्री डिश थी या फिर चाइना डिश थी। फॉर एग्जाम्पल, जब भी चाय बहुत गर्म होती है तो उस
कप के साथ एक सॉसर प्लेट आती है, अगर उस सॉसर प्लेट के ऊपर हम चाय डाल देते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो वो ठंडे वाला कंसेप्ट तो हम बाद में समझेंगे, बट बात वही होती है कि क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम था और मेरी उस प्लेट का, उस सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा था, इसीलिए उस सरफेस एरिया के ऊपर बेसिकली जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा था वहाँ मेरी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर मेरा गीले कपड़े हैं वो क्रम्बल हो रखे हैं, पूरे अच्छे तरीके से गुचमुच हो रखे हैं और मैंने उसको ऐसे रख दिया धूप के अंदर। दूसरा हमने क्या करा, उनको अच्छे तरीके से तार के ऊपर फैलाकर सुखा दिया। तो कौन जल्दी सूखेगा? डेफिनेटली सी बात है जिसको मैंने फैला दिया। फैलाने से मैंने क्या करा है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवा दिया, राइट। और मैंने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व करा है कि जैसे ही मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज कराया मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया, राइट। तो इससे मुझे दूसरी चीज़ क्या पता चल गई, भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे सरफेस एरिया के ऊपर। अगर मेरा पानी फैला होगा, अगर ज़मीन पर गिरा होगा तो वो जल्दी सूखेगा रैदर देन एक ग्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि ग्लास का सरफेस एरिया छोटा है और मेरे एरिया जितना भी ज़मीन थी उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। तो दो हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, तीसरे पे आ जाए। तीसरा मुझे बताता है हमारी एयर की ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती क्या थी भाई, वाटर वेपर की अमाउंट हमारे आसपास की एयर में कितनी प्रेजेंट है, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब पहले तो ये देखते हैं, कैसे इफेक्ट करने से पहले ये देखते हैं कि भाई ह्यूमिडिटी का एग्जैक्टली काम क्या होता है इवेपोरेशन में। अब इवेपोरेशन क्या होती थी, मेरी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। गैस का मतलब क्या हुआ, वाटर के केस में वाटर वेपर, राइट। अब अगर ये मेरा कोई भी पानी का सरफेस एरिया जिसके ऊपर पानी है और ये पानी जो है अब वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये गैस के वेपर्स कहाँ होंगे, हमारी आसपास के एयर में ही तो इकट्ठे होते चले जाएंगे। अब एक टाइम आप खुद सोचो, अगर उस एयर के अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो इस वाटर के वेपर्स कहाँ जाकर बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चाहे एयर है, उनके बीच में एयर स्पेसेस होते हैं, स्टिल हमारे पास एक पर्टिकुलरली लिमिटेड जगह ही है अपने दूसरे एटम्स को बिठाने की। तो ये वाटर के गैस के वेपर्स कहाँ जाएंगे अगर मेरी एयर के अंदर ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, एयर के अंदर प्रेजेंट वाटर वेपर्स। तो मुझे क्या पता चला, अगर मेरी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जब बारिश का मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे कपड़े कम सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उन कपड़ों में से जो पानी इवेपोरेट होकर गैस बनने वाला था, उन गैस के वेपर्स को जगह ही नहीं मिल रही अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के अंदर, अपने आसपास के एयर के अंदर, कि वो कहाँ जाकर बैठे। तो वो वापस कहाँ चले जाते हैं, हमारे कपड़ों के अंदर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जब मेरी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। ये चीज़ समझ आई? वहीं से मुझे क्या पता चल गया कि मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, अगर आप यहाँ से एक टर्म यूज़ कर सकते हो ह्यूमिडिटी की, भाई ह्यूमिडिटी बढ़े तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होती है, या फिर आप उसको बोल सकते हो अगर एयर की डैम्पनेस बढ़ती है तो भी मेरी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है। डैम्पनेस इज अगेन द सेकेंड नेम ऑफ ह्यूमिडिटी। फाइन, तो ये चीज़ तीन हमें फैक्टर्स मिल गए। टेम्परेचर बढ़ा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, वहीं ह्यूमिडिटी बढ़ाई तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अब आता है मेरा एग्जैक्टली लास्ट फैक्टर जिसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करती है, दैट इज़ विंड स्पीड। राइट, जब बारिश होती है तो हम कमरे में अपने कपड़े सुखा देते हैं और पंखा चला देते हैं। उस पंखे ने क्या हेल्प करी कि मेरी विंड स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया, और उस पंखे से क्या हुआ कि मेरे कपड़े जो थे वो बहुत जल्दी सूख गए। सूखने का मतलब क्या है, मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ हो गया। अब ये कैसे होती है चीज़, कॉमन सेंस की बात है। देखो अगेन बात करते हैं, ये मेरा लिक्विड था, इवेपोरेट हुआ, गैस में आया, ठीक है, ये गैस के वेपर्स हैं। अब जैसे ही हवा चल रही है, अगर विंड स्पीड हो रही है तो वो विंड क्या करेगी, इस वेपर्स को कहीं और जाकर धक्का दे देगी। मतलब अभी जिस पानी के ऊपर जहाँ पर हमारे वाटर वेपर्स बनने वाले थे, वहाँ पर दोबारा से वाटर वेपर्स की जगह ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर बोलूँ तो वाटर वेपर्स कम हो गए।
राइट, ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर भीड़ भड़क्का नहीं होगा तो यहाँ पर दूसरे वाटर वेपर जो होंगे इजीली बैठ पाएंगे। तो वही काम मेरी हेल्प क्या करती है, विंड स्पीड। अगर हम विंड स्पीड बढ़ा दें तो एरिया जो भी सराउंडिंग होता है हमारे लिक्विड का, वहाँ के वाटर वेपर जो होते हैं वो पुश अवे हो जाते हैं और वहाँ पर दोबारा से वैकेंसी डेवलप हो जाती है, एयर स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पर फर्दर हमारे जो लिक्विड है उसके वेपर जो आके बैठ जाते हैं। तो मुझे क्या पता चला, अगर मैं विंड स्पीड बढ़ा दूँ, अगर मैं हवा तेज चलवा दूँ तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। आई होप ये चीज़ें क्लियर है आपको। 4 फैक्टर जिनके ऊपर इवेपोरेशन इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि कैसे कह सकते हो कि हमारी ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है इवेपोरेशन को, तो आप दे सकते हो ह्यूमिडिटी के टाइम का, जो रेनी का टाइम होता है, मानसून टाइम होता है, तो वहाँ पर कितनी कम इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है। सिमिलरली सरफेस एरिया के अंदर आप गीले कपड़ों की बात कर सकते हो या फिर सॉसर और ग्लास की बात कर सकते हो। ऑल दिस योर चॉइस। द थिंग इज कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली इवेपोरेशन के टाइम पर ऐसा क्या होता है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के भी मेरा वाटर जो होता है या जो मेरा लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं और कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। अब लास्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इवेपोरेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 ज़रूरी है कि इवेपोरेशन जहाँ भी होती है, जब भी होती है, वो अपने आसपास की सराउंडिंग को कूल कर देती है। तो दैट मीन्स इवेपोरेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके दिमाग में अच्छे तरीके से छप जानी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आगे हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उन सबका रीज़न क्या है कि इवेपोरेशन जो होता है वो कूलनेस शो करता है, वो कूलनेस प्रोवाइड करता है। अब पहले तो फंडा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने पढ़ा भाई इवेपोरेशन के टाइम पर क्या होता था कि चाहे हमने बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करा, फिर भी जो भी मेरा लिक्विड था वो इवेपोरेट होने के लिए अपने आसपास के सराउंडिंग में या जिसमें भी वो कांटेक्ट में है जिसके, वहाँ से अपनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को टेक करता है या फिर बोलो तो ड्रॉ करता है अपनी तरफ, राइट। तो जितने भी मेरे लिक्विड्स हैं टू गेट इवेपोरेटेड दे ड्रॉ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विद एनीथिंग दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद देम। अब समझो ये मेरा लिक्विड था, ये मेरा वो सराउंडिंग था या मेरा बेस था जहाँ से वो लिक्विड जो है वो कांटेक्ट में, इसको होना है इवेपोरेट, राइट। दैट मीन्स फॉर सपोज इसका टेम्परेचर फॉर नाउ T था, जो भी मेरी ज़मीन थी उसका टेम्परेचर T था। अब इस लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए चाहिए लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट वो किससे लेगा, जिस भी चीज़ से वो अभी कॉन्टैक्ट में, दैट इज़ फॉर सपोज माई फ्लोर, राइट। तो वो लेटेंट हीट सपोज इतनी है, इस टेम्परेचर पर इतनी अप्रोप्रिएट है कि इतनी लेटेंट हीट से मेरा पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगेगा। तो जैसे ही ये पानी इवेपोरेट हो गया दैट मीन्स इसने इतना स्मॉल टी टेम्परेचर जो था, हीट जो थी इस ग्राउंड से ले ली। दैट मीन्स अब ओवरऑल ग्राउंड की हीट कितनी बची, टोटल में से जितनी ले ली उसने, उधार मांगी या जो भी करी, वो माइनस करके। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे लिक्विड को लेटेंट हीट चाहिए from whatever it is in contact with, that is ground in this case, उस ग्राउंड का टेम्परेचर था कैपिटल T और मेरे लिक्विड को लेटेंट हीट चाहिए जो कि उसको स्मॉल t का टेम्परेचर प्रोवाइड कर देगा। तो स्मॉल t को लेने के लिए उसने क्या करा, उसने अपने ग्राउंड से बोरो करा, फेच करा, ड्रॉ करा, जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहो। बट क्वेश्चन होता है कि मेरे जो ग्राउंड के पास अब कितना टेम्परेचर बचा है, दैट वॉज कैपिटल T माइनस स्मॉल t। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है जो ओरिजिनल टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर थोड़ा कम हो ही चुका है। अब टेम्परेचर कम हो गया दैट मीन्स उसने क्या कर दिया, कूलनेस शो कर दिया, इवेपोरेशन ने कूलिंग कॉज कर दिया। अब इसके कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं, बोलूँ तो क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे पेपर्स के अंदर आते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा क्यों होता है।
तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो बनता है, जो कि आपको एनसीईआरटीज़ में भी मिल जाएगा, दैट इज़ अगर हम अपने पाम पर, अपने हाथ पर थोड़ा सा स्पिरिट लगा ले या फिर एसीटोन लगा ले। स्पिरिट क्या होती है? बेसिकली एक तरह का पेट्रोलियम होता है, जो आपने अपनी केमिस्ट्री लैब्स के अंदर भी देखा होगा, स्पिरिट लैम्प नाम से जानते होंगे। या फिर बोलूँ तो एसीटोन लगा ले। एसीटोन तो आपने देखा होगा, अपनी मम्मी जो उनके हाथ की नेल पेंट रिमूव करती है, दैट इज़ द एसीटोन, राइट। तो अगर ये दोनों चीज़ें अगर मैं थोड़ी सी अपने हाथ पर लगा लूँ तो डेफिनेटली जैसे ये मेरे हाथ को टच करती है, मुझे एक बहुत ज़्यादा ठंडी सी फीलिंग आती है उस एरिया पे जहाँ पर भी ये एसीटोन या स्पिरिट लगाई गई थी। अब ऐसा क्यों होता है? अगेन वही चीज़ है कि भाई इवेपोरेशन हो रही है, एक तरह के लिक्विड है, मेरे हाथ पे लगे, उसको सरफेस एरिया बड़ा मिल गया। सरफेस एरिया बड़ा मिल गया मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गई। बट मुझे इवेपोरेट करने के लिए उनको एक लेटेंट हीट चाहिए पर्टिकुलर, जो कि वो कहाँ से ड्रॉ करेंगे? वो करेंगे मेरे पाम से, क्योंकि वो मेरे पाम के कॉन्टैक्ट में थे। अब वहाँ से जैसे ही उन्होंने लेटेंट हीट जो थी वो फेच करी, मेरे पाम का वो एरिया जो होगा वहाँ का टेम्परेचर हो गया कम, मतलब वहाँ पर क्या हो गई? कूलिंग। तो ये चीज़ अगेन वही बात हो गई कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो ये स्टेटमेंट तो भैया आपने हर जगह छाप के आ जानी है, ठीक है। तो समझ आया, स्पिरिट या एसीटोन अगर हम अपने हाथ या किसी भी बॉडी पार्ट पे लगाए तो हमें एकदम से ठंडक क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन हो रही होती है, और इवेपोरेशन की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कूलिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, भाई जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एक हॉट समर डे के ऊपर भी जो मेरा अर्दन पॉट होता है, जो मेरा मिट्टी का घड़ा होता है, उसके अंदर का पानी इतना ठंडा कैसे रह लेता है बिना फ्रिज के? तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट समर डेज़ के अंदर अर्दन पॉट का पानी कैसे ठंडा रहता है, तो हम एग्जैक्टली ये चीज़ देखते हैं। जो हमारा अर्दन पॉट होता है, जो हमारा मिट्टी का घड़ा होता है, उसके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट, क्योंकि वो मिट्टी का बना है, राइट। तो उन पोर्स से क्या होता है, जो घड़े के अंदर मेरा पानी था, उन पोर्स से पास करके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे अर्दन पॉट के सरफेस पर आकर बैठ जाते हैं। फाइन, अब क्या हुआ? सरफेस पर आकर बैठ गए। बाहर के एरिया के अंदर हॉट समर डे है तो हीट बहुत ज़्यादा थी। हीट ज़्यादा थी तो भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या हुआ? वो जो वाटर वेपर्स थे, या बोलूँ तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स थे सरफेस के ऊपर, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हुए। बट अगेन उनको इवेपोरेशन के लिए पर्टिकुलरली लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट है, जो कि वो कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट, जो कि उनके कॉन्टैक्ट में था। अब क्योंकि उसके सरफेस से एक लेटेंट हीट निकाली गई है, ड्रॉ करी गई है, तो क्या हुआ? वो सरफेस जो था अर्दन पॉट का वो ठंडा हो गया, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब क्योंकि हमारे अर्दन पॉट का सरफेस ठंडा हो गया, इसलिए उसके अंदर का पानी भी ठंडा हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्दन पॉट के अंदर पानी गर्म दिनों में भी कैसे ठंडा रहता है, तो आंसर इज सिंपल, क्योंकि हमारे अर्दन पॉट के पास कुछ पोर्स होते हैं उनके सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है कि अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। उन पोर से पार होकर सरफेस के ऊपर हीट की वजह से वो इवेपोरेट होते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो हमारा जो अर्दन पॉट होता है वो ठंडा हो जाता है। अर्दन पॉट ठंडा होता है तो हमारे अंदर का पानी भी ठंडा हो जाता है, राइट। समझ आई? यही एक रीज़न है जो कि आपने कभी नोटिस करा, अगर आप टॉप फ्लोर्स के ऊपर हो तो हम लोग अपनी टेरेस के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, राइट। अगर कोई हॉट समर डेज़ के ऊपर अगर आप देखते हो कि कोई ग्राउंड पे या अपनी छत पर या फिर कहीं भी बालकनी के अंदर अब कुछ पानी जो होता है उसको स्प्रिंकल कर देता है, या नॉर्मली पानी की बाल्टियाँ फेर देते हैं, तो वो क्यों होता है? अगेन क्योंकि वो जो गर्मियों के दिन थे, वहाँ पर मेरा ग्राउंड, मेरी छत की फ्लोर, मेरी जो बालकनी का फ्लोर है, या मेरे आसपास का जो एरिया था जहाँ पर मैंने पानी डाला, वो गर्मियों की वजह से काफ़ी गर्म था। उसके ऊपर जैसे ही मैंने पानी डाला तो वो इवेपोरेट होगा, पानी इवेपोरेट होगा, तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो मेरी जो ज़मीन थी वो भी ठंडी होती चली जाएंगी। तो सबके क्वेश्चन आंसर्स वहीं जाकर अटकते हैं कि इवेपोरेशन जो होती है वो कूलिंग कॉज करती है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो होता है पर्स्पिरेशन। पर्स्पिरेशन क्या होती थी? स्वेटिंग। अगर जब भी हमें पसीना आता है, जब हम स्वेट कर रहे होते हैं, कहीं खेल कर आए हो, अगर आप पंखे के नीचे बैठ जाओ तो आपको अचानक से एकदम से ठंडी ठंडी फीलिंग आने लगती है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्वेटिंग कर रहे होते हैं बाय एनी फिजिकल एक्टिविटी जो भी आपने करी हो। हमारी स्किन के ऊपर जो सरफेस के ऊपर पसीना होता है, फैन के नीचे आके बैठे हो तो हमारी विंड स्पीड जो होती है वो
इंक्रीज कर गई, विंड स्पीड इंक्रीज कर गई तो मेरा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर गया। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो जैसे ही मेरे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा तो इवेपोरेशन जो होने लगी, इवेपोरेशन ने क्या करा, मेरी सरफेस के ऊपर से लेटेंट हीट एग्जर्ट करी, निकाली, और वो वाटर जो था, वो पसीना जो था, वो इवेपोरेट हो गया। एंड क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा फील होने लगता है, राइट। सेम आंसर इज, क्यों हम लोग समर के अंदर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, या वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अगेन बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है जो कि अर्दन पॉट वाला था। कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं, राइट, इट अलाउज विंड टू पास थ्रू इट। अब उसका क्या मतलब है एग्जैक्टली, जो हमारा पसीना होता है वो बेसिकली कॉटन क्लोथ्स के सरफेस के ऊपर जितने भी पोर्स होते थे उनसे वो बाहर आता है और सरफेस पे आ जाता है। उससे क्या होता है, सरफेस पर आया, गर्मियाँ चल रही हैं, हीट मिली तो वो वाटर जो था, वो स्वेट जो था, वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने की वजह से उसने क्या करा, कपड़े को ठंडा कर दिया। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कपड़ा ठंडा हो गया तो भाई हम अपने आप से ठंडे हो गए, राइट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है कि हॉट समर डे के अंदर जो हमारे डेजर्ट कूलर्स होते हैं, जो नॉर्मली आपके घर में कूलर चलता है, वो कैसे ठंडक पहुंचाते हैं। इसका फंडा, इसका मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली कि डेजर्ट कूलर एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ये तो मुझे पता चल गया है भाई, क्योंकि टॉपिक इवेपोरेशन का चल रहा है और कूलिंग का चल रहा है, तो उसी से कुछ लेना देना होगा। बट एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं डेजर्ट कूलर, राइट। तो अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आई गेस सबके घर में कूलर होगा या एटलीस्ट उन्होंने देखा होगा, कूलर्स के साइड में कुछ पैडिंग्स लगती है। उन पैडिंग से क्या होता है, वहाँ पर एक सरफेस के पोर्स मिल जाते हैं। अब उससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, हम लोग कूलर के अंदर पानी डालते हैं, उन पानी से वो पंप जो होता है वो पानी से क्या करता है, उस पानी को पैड्स के ऊपर गिराना स्टार्ट कर देता है, राइट। उस पैड्स से क्या होता है, वो जो पैड्स होते हैं उसके अंदर अगर आप देखो तो वो लिटरली कुछ धागे धागे जैसी चीज़ होती है और उसके अंदर डेफिनेटली कुछ पोर्स बन जाते हैं। उस पोर्स से क्या होता है, वो जो पानी जो पंप जो था वो सर्कुलेट कर रहा है, वो पानी थोड़ा सा उसके कूलर के सरफेस पर चला गया बाहर की तरफ। गर्मियाँ हैं, हीट मिली, वो पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेशन हुई तो उससे क्या हुआ, जो पैड्स थे वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, राइट, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब पैड्स ठंडे हो गए तो तीन तरह के तो पैड्स होते हैं, तीनों तरफ हमारे पैड्स होते हैं। उसने क्या करा, तीनों पैड्स जब कूल हुए तो वो जो ठंडी हवा थी वो अंदर की तरफ इकट्ठी हो गई। अब जैसे ही वो चौथे, उसके ऊपर जो फैन लगा होता है हमारे कूलर का, वो जो ठंडा एरिया था, वो जो ठंडी एयर थी, वो उस फैन के थ्रू कहाँ चली गई, हमारी तरफ आ गई। तो दैट इज़ द रीज़न क्यों डेजर्ट कूलर हमारा ठंडा ज़्यादा करता है बहुत गर्मियों के टाइम पे, जबकि आपने नोटिस करा हो तो ह्यूमिडिटी के टाइम पर वो इतना ठंडा नहीं कर पाता। तो बहुत गर्मियों में वो ऐसा क्या करने लग जाता है, तो आंसर इज दैट सिंपली कि जो उसके पैड्स होते हैं उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो जो पानी सर्कुलेट हो रहा होता है पंप की वजह से उन पैड्स के ऊपर गिर रहा होता है, वो पानी जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ भी चला जाता है, बाहर की तरफ से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेशन कोजेज कूलिंग, तो वो जो तीनों तरफ के पैड्स थे हमारे वो ठंडे हो जाते हैं। बाहर एरिया गर्म था, अंदर ठंडा कर दिया, अंदर एक एरिया पे एक फेस के ऊपर फैन था, तो वो जो ठंडी हवा थी वो हमारी तरफ फेंक दी गई। तो दैट इज़ हाउ द डेजर्ट कूलर वर्क्स। फाइन, आई होप इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लास्ट हमारा कॉमन सी चीज़ होती है, वाई इज़ इट ईजियर टू सिप हॉट मिल्क और हॉट टी फ्रॉम अ सॉसर रैदर दैन द वट एवर कप। तो सॉसर के अंदर ज़्यादा क्यों हमें ईजी होता है दैन कप, या ग्लास में अगर मैं चाय डाल दूँ अपनी गरम गरम, या फिर वो जो सॉसर होती है वो प्लेट होती है वहाँ पर क्यों ठंडा होता है। तो अगेन सेम चीज़, सॉसर और कप के केस में सरफेस एरिया जो होता है वो ज़्यादा किसका होता है, वो होता है सॉसर का, राइट। तो सॉसर बेसिकली वो जो प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ, सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हुई, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा हुई तो कूलिंग ज़्यादा हो गई। तो उससे क्या हुआ कि मेरे सॉसर के अंदर की चाय या जो दूध था वो जल्दी ठंडा हो गया और मैंने उसको पी लिया। वहीं अगर बात करूँ तो कप के अंदर हम फूंकी मारते रह जाते हैं और बहुत देर तक वो ठंडी नहीं होती है। रीज़न इज़ दैट, चाहे कितनी भी मैंने विंड स्पीड बढ़ा दी, बट क्योंकि सरफेस एरिया कम था, बहुत कम था इन केस ऑफ कप्स या जो ग्लास होते हैं,
तो उससे क्या हुआ कि सरफेस एरिया कम था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गई, राइट। तो यहाँ पर आपका टॉपिक आज का एग्जैक्टली इवेपोरेशन का ख़त्म होता है। आई गेस आपको अब कोई डाउट्स नहीं है, आप सारे क्वेश्चंस जो है वो इजीली आंसर कर सकते हो जो भी आपसे पूछा जाए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कुछ डाउट्स हैं या कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हो तो आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। जितना हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।